हेलो गाइज। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्ता एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पेपर सेकंड शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष की यूनिट फर्स्ट में कंसेप्ट, मीनिंग, क्षेत्र तथा कक्षा कक्ष स्थिति में उनके निहितार्थ का अध्ययन करेंगे। आइए हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है। एक शिक्षा तथा मनोविज्ञान है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना है। शिक्षा का संबंध मानव के परिमार्जन से होता है। शिक्षा का संबंध किससे होता है? मानव के व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध मानव के अध्ययन से होता है। मानव व्यवहार का उन्नत की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन। शिक्षा मनोविज्ञान निम्न परिभाषा है। फर्स्ट परिभाषा हमारी है, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार है। हमारी दूसरी डेफिनेशन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वृद्धि विकास का एक सुव्यवस्थित अध्ययन है। ये डेफिनेशन जेएम स्टीफन के अनुसार है। तीसरी डेफिनेशन है हमारी, मनोविज्ञान के अध्ययन और अध्ययन से संबंध रखने वाली शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है, सी स्किनर के अनुसार। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसका उद्देश्य अवधारणा क्या होती है साइकोलॉजी की? क्रोन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है, मनोविज्ञान सीखने से मानव विकास कैसे संबंधित है। क्रो ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान सीखने से मानव विकास कैसे संबंधित है की व्याख्या करते हुए शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को प्रदान करने की चेष्टा करती है। क्या करती है? शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को प्रदान करने की चेष्टा करती है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसे सीखने से, क्यों और कब से संबंधित है। शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान की अवधारणा के अनुसार क्रो ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा जो है एजुकेशन और साइकोलॉजी के मेल से बना है। जिसका मेल क्या होता है दोनों का? एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें तीन प्रकार के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखो, साइकोलॉजी तीन भागों में बटा। व्हाट, व्हाई, हाउ। मतलब व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मैंने कैसे। फिर व्हाट मीन्स के बाद आता है कैरिकुलम। साइकोलॉजी में क्या पढ़ें, मतलब कैरिकुलम पाठ्यक्रम आएगा। फिर पाठ्यक्रम में क्या आएगा? शिक्षा होगी। वाई मीन्स क्या होता है? हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद उद्देश्य किस लिए होने चाहिए? बच्चों के मनोविज्ञान को जानने के लिए ना।
हाउ मेथड, हाउ मैंने कैसे, हम मनोविज्ञान को कैसे सीखें, किसी विधि के द्वारा ही सीखेंगे ना। फिर साइकोलॉजी, मेथड किस में आएंगे, साइकोलॉजी के अंदर आएंगे ना। फिर अवधारणा को स्पष्ट रूप से और अधिक जानने के लिए हम निम्न बिंदुओं को जानना आवश्यक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है आहार और पर्यावरणीय कारकों की समझ। यहाँ पर समझ होना चाहिए था। यहाँ पर समझ होना चाहिए। और प्रशंसा विकसित करने के लिए जो सीखने की क्षमता को रेखांकित करती है। पॉइंट 2 है हमारा सीखने की प्रकृति और सिद्धांतों को समझने और इसके सुधार के लिए तकनीकी आपूर्ति आपूर्ति के लिए आधार प्रदान करना होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है सीखने की व्यक्तिगत क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों को, किसको, सीखने की व्यक्तिगत क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना, उनकी सराहना करना होता है। व्यक्तिगत क्षमता को क्या हो, जैसे एटमॉस्फेयर प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करता है, कक्षा कक्ष की स्थिति को बालक की व्यक्तिगत क्षमता को प्रभावित करता है ना। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण सहायक पुस्तकालय कक्षाओं जैसे बाहरी कारकों की समझ प्रदान करने के लिए जो शिक्षक और संस्था के नियंत्रण में है। हमारा 5 पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हमारा है शिक्षा दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए 6 पॉइंट अपने व्यक्तिगत अंतर के साथ व्यक्ति के महत्व और महत्व की प्रशंसा व्यक्त करने के लिए साइकोलॉजी आवश्यक है। स्कोप हमारा क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है ना। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है, व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा जिसका संबंध शिक्षक, छात्र और शैक्षिक परिस्थितियों से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे होता है, शिक्षक से होता है, छात्र से होता है, शैक्षिक परिस्थितियों से होता है ना। मनोविज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए C.E. स्किनर ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह समस्त तथ्य ज्ञान तथ्य विद्या सम्मिलित हैं जो शिक्षा की प्रक्रिया को अधिक अच्छे प्रकार समझने तथा अधिक कुशलता से निर्देशित करते हुए आवश्यक है। आवश्यक है। बोर्नर ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्न बातों को सम्मिलित किया गया है। इसका चित्र ये रहा, ये हमारा ये होगा फिगर, ये इसका प्रोसेसिंग क्राइटेरिया है ना। एक लर्नर होगा, एक टीचर होगा, एक सीखने वाला होगा, एक सिखाने होगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसको कंडीशनिंग लर्निंग कहते हैं इसको। इसमें कौन कौन से आएंगे साइकोलॉजी, इस महत्व में क्षेत्र में कौन कौन आएगा, अध्यापक आएगा, अधिगमकर्ता आएगा, शिक्षण प्रक्रिया आएगी, सीखने की परिस्थितियाँ आएंगी,
जैसे द टीचर, द लर्नर, लर्निंग प्रोसेसर, कंडीशनर्स ऑफ लर्निंग। स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी अकॉर्डिंग ऑफ बूनर। बूनर ने क्या कहा, ने साइकोलॉजी के क्षेत्र को बारे में क्या बताया, है ना। इसमें कौन कौन होना चाहिए, इसमें होना चाहिए एक शिक्षक होना चाहिए, एक अधिगमकर्ता होना चाहिए, एक शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए और सीखने की परिस्थितियां मानव विकास होना चाहिए। बोर्नर ने इन सभी क्षेत्र के बारे में बताया। शिक्षण विद्या क्या होनी चाहिए, शिक्षक के लिए शिक्षण विद्या आवश्यक है। शिक्षक को चाहिए बालक के मनोवैज्ञानिक दशा को जानकर उसके रुचि के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, जिससे उसे उचित उद्देश्य की प्राप्ति हो। मापन एवं मूल्यांकन क्या होता है, जब वो शिक्षक शिक्षण विधियाँ प्रयोग करेगा, विषय वस्तु को प्रदान करेगा बालक को या सीखने वाले को, तो उसके बाद उससे मापन एवं मूल्यांकन करेगा। मापन एवं मूल्यांकन से क्या होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, यदि हुई है तो किस सीमा तक हुई है। इसका अध्ययन कहाँ पर कर सकते हैं, मापन और मूल्यांकन में। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य में हम मनोविज्ञान के द्वारा हम मानसिक स्वास्थ्य जैसे रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। रोगों को अध्ययन करने के बाद क्या होगा, उसको उचित परामर्श के द्वारा ठीक किया जाएगा। तीसरा क्रिया अनुसंधान, क्रिया के द्वारा विषय वस्तु को प्रदान करना। निर्देशन में परामर्श देना, मतलब उचित निर्देश देना, उसके बाद उचित सलाह भी देना अध्यापक को चाहिए। अधिगमकर्ता कौन होता है, अधिगम करना जो सीखने वाला होता है। सीखने वाले में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बुद्धि और विकास में होता है, वृद्धि और विकास में होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती, बुद्धि होती, व्यक्तित्व तथा समायोजन होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है। वृद्धि और विकास कैसे होता है, वृद्धि बालक और उसके विकास से होता है ना, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, हर एक बालक अपने अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अलग होता है। कोई बालक तेज होता है बुद्धि में, कोई बालक धीमा होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है बुद्धि। बुद्धि में कोई बालक तेज बुद्धि का होगा, कोई बालक मध्य बुद्धि का होगा। व्यक्तित्व तथा समायोजन, व्यक्तित्व तथा समायोजन, वह जो बालक होगा किसी व्यक्तित्व के साथ समायोजन या परिस्थिति के साथ समायोजन कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बाद एक कहावत तो सुनी होगी, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। वंशाक्रम तथा वातावरण, अधिगमकर्ता को वातावरण प्रभावित करता है, वंशाक्रम प्रभावित करते हैं। अब एक प्रेरणा मिलती है। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया होती है ना, शिक्षण लर्नर और टीचर के बीच में कौन कौन सी होती है, अधिगम का मनोविज्ञान, सीखने में अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की समस्याओं का समाधान। तीसरी पोर्ट हमारा क्षेत्र है हमारा सीखने की परिस्थितियाँ एवं मानव विकास। इसमें कौन कौन से कारक आते हैं, मानव विकास आता है, सीखना आता है, व्यक्तित्व का समायोजन होता है, मापन मूल्यांकन होता है। ये सब पहले पॉइंटों में पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या होता है, पांचवा पॉइंट अध्ययन विधियाँ होती हैं। ये क्या, यह है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन क्लासरूम सिचुएशन। ये हमारा कक्षा का स्थिति में निहितार्थ का अध्ययन। एक शिक्षक को चाहिए अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है।
एलिस क्रोकेंस शब्दों में शिक्षकों को अपने शिक्षण में उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावी अधिगम के लिए अनिवार्य है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एक अध्यापक के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से निम्न है। नंबर 1 पे आता है हमारा सैद्धांतिक दृष्टिकोण से शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। इसमें पहला पॉइंट आता है बालक केंद्रित शिक्षा पर बल देना। आज की शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा ही है, जिसमें अध्यापक केंद्रित ना होकर बालक केंद्रित। आज की शिक्षा जो है अध्यापक केंद्रित ना होकर बालक केंद्रित शिक्षा है। आज की शिक्षा जो है अध्यापक उन विधियों, परिस्थितियों, तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः अध्यापक को उन विधियों और परिस्थितियों एवं तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे बालक को समझने और शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्राप्त हो। रायबर्न ने अपने शब्दों में कहा है, हमें बालक के स्वभाव और व्यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण व्यवहार से हमारा संबंध होता है। मनोविज्ञान हमें यह ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दे सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा है बालक की विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान होना। स्मिथ ने अपने शब्दों में कहा है, लड़के और लड़कियों की प्रकृति को समझने तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने में शिक्षा मनोविज्ञान से शक्ति मिलती है। एक अध्यापक अपने दायित्व का निर्वाह उस अवस्था में भली बात कर सकता है जबकि वह अपने वस्तु के ज्ञान के साथ साथ बालक के विषय में संपूर्ण जानकारी रखता है। जब अध्यापक को बालक की अवस्था में भली बात क्या कर सकता है, भली बात जानता होगा, उसकी मनोदशा को जानता होगा, वह कैसे हमारी विषय वस्तु अध्यापक की विषय वस्तु को समझ सकता है, किस बुद्धि में तेज है या मंद है, उस विधियों का या विषय वस्तु के ज्ञान के साथ बालक की विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी रखना चाहिए अध्यापक को। शिक्षक के मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व के समग्र ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन बिंदु बालक है। शिक्षा मनोविज्ञान किन्हीं दो बालकों में व्यक्तित्व की समान दृष्टि, समान व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है किन्हीं दो बालकों में अगर व्यक्तित्व को तुलना की जाए तो दोनों के व्यक्तित्व में क्या होगा, व्यक्तित्व अलग अलग होगा। कोई व्यवहार अच्छा करेगा, कोई व्यवहार में कुछ कम हो सकता है करने में। प्रत्येक छात्र दूसरे छात्र से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। कोई लंबा, शारीरिक मीन्स कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा। शारीरिक पे बहुत प्रकार के विकार आते हैं, जैसे किसी का एक हाथ नहीं होगा, किसी का एक पैर नहीं होगा। और मानसिक में होता है मस्तिष्क से जान लो, जिसका एक दिमाग तेज होगा, किसी का क्या होगा, मंद होगा। सामाजिक में समाज में वो समायोजन कर सकता है या नहीं कर सकता है। संवेगात्मक, किसी में क्रोध भरा होगा, ज़्यादा गुस्सा करता होगा, कोई प्रेम पूर्वक व्यवहार करता होगा। दृष्टि से भिन्न होते हैं, अलग अलग। अतः इन उत्तरों को समझने के पश्चात ही शिक्षक उन्हें अपने लाभकारी शिक्षण द्वारा लाभान्वित कर सकता है। स्मिथ के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा की विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेदों का तथा कक्षा कक्ष में प्रयुक्त हो जाने वाली विधियों तथा प्रविधियों का ज्ञान कराता है। फोर्थ पॉइंट है प्रभावशाली शिक्षण विधियों का ज्ञान। स्किनर ने अपने के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक का शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायता
देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। प्रभावी शिक्षक द्वारा शिक्षण विधियों का प्रयोग न केवल शिक्षण को प्रभावी बनाता है वरन छात्र भी उससे लाभान्वित होते हैं। प्रभावी शिक्षा द्वारा शिक्षण विधियों का प्रयोग न केवल शिक्षण को प्रभावी बनाता है। अगर शिक्षण विधियाँ प्रभावी होंगी तो शिक्षण विषय वस्तु भी प्रभावी होगी, शिक्षण विधियाँ भी प्रभावी होगी और छात्र भी उस विषय वस्तु को आसानी से सीख सकता है। छात्र भी उससे लाभान्वित होते हैं। अगर शिक्षण विधियाँ अच्छी प्रयोग की जाएंगी तो विषय वस्तु को छात्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे छात्र क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। अतः किस स्तर के लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ उपयोगी हैं उसका ज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान ही कराता है। हमारा 5वां पॉइंट है बालकों की समस्याओं का ज्ञान। एक अच्छे शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बालक को अधिगम के समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर बालक सीखने में कमज़ोर है, मतलब विषय वस्तु को जल्दी सीख नहीं पाता है, तो उस विषय वस्तु को दोबारा समझाया जाए। बालकों की समस्याओं को शिक्षक को जानना चाहिए कि बालक को कौन कौन सी समस्याएं हैं। कलेस्निक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करे। वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करे, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही पता चलता है, ज्ञात होता है। पाठ भी व्यवसायिक दृष्टिकोण से शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। व्यवसायिक दृष्टि से अनुशासन की समस्या। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुशासन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। अगर कक्षा में अनुशासन नहीं होगा तो विद्यार्थी क्या करेंगे, छात्र क्या करेंगे, शोर मचाएंगे। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, हमें देता है अनुशासन की व्यवस्था को सिखाता है। शिक्षण मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बालक की रुचि के अनुसार शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता करता है। अगर क्लास में अनुशासन नहीं होगा तो शोर मचेगा, अनुशासन होगा। अगर शैक्षिक वातावरण में सहायता वातावरण को बालक की रुचि के अनुसार बनाएगा तो बालक क्या सीखने में रुचि लेंगे। अगर शैक्षिक वातावरण सही नहीं होगा तो बालक पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। शिक्षक छात्रों की मानसिकता और एवं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं का आकांक्षाओं को भली बात समझकर शैक्षिक वातावरण तैयार करता है, जिससे छात्र संतुष्ट हों। बताया ना अभी, अगर छात्र क्लास रूम जो है अगर शैक्षिक वातावरण के अनुसार बालकों की रुचि के अनुसार नहीं होगा तो क्लास में क्या अनुशासन व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए कहा गया है कि क्लास में अनुशासन व्यवस्था होनी चाहिए। बालक की रुचि के अनुसार ही वातावरण क्लास का होना चाहिए, जिससे छात्र संतुष्ट हों, बालक पढ़ने में रुचि ले। शिक्षण सामग्री के चयन में सहायक। अध्यापक को मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है। शिक्षक किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करे ताकि छात्रों को ज़्यादा समझ में आए। अगर शिक्षण सामग्री छात्रों के अनुरूप होगी तो छात्र पढ़ने में रुचि लेंगे और उनको जल्दी से सीख लेंगे और जल्दी समझ में आएगा। छात्रों को ज़्यादा समझ में आए, साथ ही शिक्षण सामग्री छात्रों की रुचि की हो। छात्रों की रुचि उनके स्तरानुसार शिक्षण सामग्री के चयन में शिक्षण मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन में सहायक। पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन में सहायक क्या होता है, मतलब कि जब हम पाठ्यक्रम सहायक सामग्री होगी उनको
क्रियानुसार हम सुचारू रूप से, जैसे मनोविज्ञान में बालक के संपूर्ण विकास के लिए विद्यालयों में खेलकूद, संगीत, कला, नाटक, भ्रमण एवं सामूहिक उत्सव आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब विद्यालय में समय समय पर खेलकूद होने चाहिए, संगीत होना चाहिए, कला होनी चाहिए, नाटक होना चाहिए, भ्रमण होना चाहिए, सामूहिक उत्सव होने चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम की क्रियाओं के आयोजन में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है या महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक प्रशासन। लोकतांत्रिक प्रशासन क्या होता है? शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में सभी छात्रों पर समान रूप से ध्यान दे। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, जैसे अपना जिला यूपी जिला ले लो, जहाँ पर एक प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। वहाँ पर चुनाव कैसे होता है? लोकतांत्रिक, यानी जनता के द्वारा चुनाव होता है, तब जाके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है ना। उसी प्रकार शिक्षक को चाहिए कि छात्र में सभी छात्रों पर क्या होना, समान रूप से ध्यान देना चाहिए। सभी छात्रों को भाव प्रदर्शन और अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यह नहीं कि शिक्षक अपनी ही गाता रहे और छात्रों की सुने ही ना। ये नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रशासन में ये नहीं होता है। शिक्षक का प्रशासन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें छात्र भयभीत हों। शिक्षक का प्रशासन ऐसा ना हो कि शिक्षक को जो है बालक को डरा कर अपनी बात को कहने में संकोच करे या छात्र शिक्षक से डरे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।